नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज से 42 साल पहले बीजेपी के स्थापना के मौके पर अटल जी ने जो कहा वो सच होगा। इसके बारे में अटल जी या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने शायद ही सोचा हो, लेकिन आज 42 साल के बाद पार्टी सत्ता से शिखर पर है। हर तरफ पार्टी का सूरज चमक रहा है। पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने पार्टी को शिखर पर पहुंचा दिया है। आज बीजेपी भारत की सबसे अमीर, सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी है। आज खुद पार्टी गर्व से दावा करती है कि सदस्यता के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। चुनाव एक युद्ध है, यह केवल एक चुनावी जुमला नहीं है। इस युद्ध के दो सबसे बड़े योद्धा नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पर अमल भी करते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी केवल हिंदुत्व के भरोसे न रहकर उम्मीदवारों का चयन करते समय जाति, उपजाति, सामाजिक संरचना और निर्वाचन क्षेत्रों की दूसरी बारीकियों पर गहराई से गौर करके रणनीति तैयार करती है। आज मोदी ने यह साबित कर दिया कि राजनीति एक फुल टाइम जॉब है। नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि अगर आप चुनाव से 6 महीने पहले अपने एसी कमरों से निकलेंगे तो लोगों के पास जाएंगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। पीएम मोदी की मेहनत का ही नतीजा है कि आज बीजेपी के 303 लोकसभा और 100 राज्यसभा सांसद हैं। देश के अलग अलग राज्यों में 1000 से ज्यादा विधायक हैं। पार्टी का गांव-गांव तक संगठन है। आज भी पीएम मोदी के बयानों से जाहिर होता है कि वो देश में सियासी परिवारवाद के खिलाफ हैं और राष्ट्रवाद की पताका बुलंद कर रहे हैं। मेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। शून्य से शिखर पर पहुंची बीजेपी, 2 सांसदों से 303 तक का सफर। 42 बरस में बदली पार्टी, बदली छवि। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। 8 सालों से बीजेपी की सत्ता पर काबिज। बीजेपी का गठन हुए आज 42 साल पूरे हो गए हैं। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बीजेपी की नींव पड़ी थी। अटल जी से नरेंद्र मोदी युग तक बीजेपी ने अपने 42 साल के संघर्ष में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे। पार्टी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। आज भले ही पूरे देश में बीजेपी का परचम लहरा रहा हो, लेकिन 1990 के दशक में बीजेपी की पहचान एक छोटे दल की थी। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। बीजेपी अपने 42 साल के सियासी सफर में केंद्र से लेकर 18 राज्यों की सत्ता पर काबिज है। इन 18 राज्यों में से 12 राज्य में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं, तो 6 राज्य में सत्ता में भागीदार है। बीजेपी जिस राज्य में सबसे पहले अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल रही थी, आज उसी राज्य की सत्ता से वो बाहर है। राजस्थान में बीजेपी ने भले ही सबसे पहले सत्ता का स्वाद चखा हो, लेकिन आज बीजेपी यहां विपक्ष में है। 42 साल की हो चुकी बीजेपी के हर नेता में आज नया जोश दिखता है। स्थापना दिवस के मौके पर पूरे राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत पार्टी के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
पार्टी का संकल्प सिद्धि तक चलेगा। 2023 में राजस्थान से कांग्रेस की मुक्ति और 24 में पूरे हिंदुस्तान से। लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी लोक कल्याण की नीतियों से उत्तर प्रदेश के परिणामों से ये साबित कर दिया। लेकिन पार्टी का विचार और संगठन ये हमारी ताकत है और इसी राजनीतिक ताकत के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए पार्टी जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूत हो, उसके लिए सबने प्रयास किए हैं। पन्ना प्रमुखों का काम अभी चल रहा है और 6 अप्रैल से शुरुआत होनी थी। मैं आज खुद पन्ना प्रमुख बना हूं। मैं सोचता हूं कि पार्टी का एक एक प्रमुख कार्यकर्ता एक एक पन्ने का प्रमुख बनेगा। पार्टी नीचे तक मजबूत होगी, जो किसी भी राजनीतिक परिस्थिति का जवाब देने में सक्षम होगी। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अपने संगठन को नई धार देने में जुटी हुई है। पार्टी पन्ना प्रमुखों के जरिए सूबे के गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी का हर नेता 2023 में कमल खिलाने का दावा करता है। राष्ट्र निर्माण के लिए हुई, किसी आदमी की नौकरी के लिए नहीं हुई। हम लोगों का बहुत सोच था कि नेहरू ने जिस और देश को आज़ादी के बाद मोड़ा, वो रास्ता गलत दिशा की ओर जा रहा था। उसको रोकने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। हम राज्य में भी आ गए थे, 77 में सरकार के भी भागीदार थे। वहाँ भी एक सवाल खड़ा हो गया, आपकी दोहरी सदस्यता है, अर्थात आप संघ की विचारधारा को छोड़कर राजनीति करो। हमने कहा विचारधारा छोड़ के राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम राजनीति करते हैं देश निर्माण के लिए। ये हमने अलग से अपना संगठन, और ये जो भारतीय जनता पार्टी का हमने 80 में जो स्थापना की, आज उसके 42 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो हम किसी उद्देश्य के लिए चले हैं और उद्देश्य देश निर्माण है। 2024 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर के युग की समाप्ति हो गई। अब बीजेपी में मोदी युग चल रहा है। पार्टी का नेता ही नहीं, संगठन, चुनाव लड़ने का तरीका, सरकार चलाने का तौर तरीका, फैसले लेने और उन्हें शिद्दत से लागू करने की तत्परता पार्टी की नई पहचान बन गई है। बीजेपी अकेले और सहयोगियों के साथ सत्ता की उस ऊंचाई पर है जहां पहुंचने का उसके संस्थापकों ने कल्पना भी नहीं की होगी। जनसंघ ने जो सपने देखे तो उसे मोदी ने अमली जामा पहनाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल। चलिए, 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता शैलेंद्र धाबाई हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। राजेंद्र मेघवाल हैं, कांग्रेस पार्टी से नेता। राजेंद्र मेघवाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र धाबाई जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। 42वें स्थापना दिवस की आपको बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। सवाल मेरा यह है, विपक्ष कहता है कि ये अटल, आडवाणी और जोशी की बीजेपी नहीं है, आप भी कहते हैं ये मोदी युग है, लेकिन दोनों युगों में अंतर क्या है? शैलेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये 42वां स्थापना दिवस है और जिस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया था, वो संकल्प है राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भर भारत, सामाजिक न्याय, समरसता, अंत्योदय की भावना। इन सब संकल्पों को लेके भारतीय जनता पार्टी चली थी और उन्हीं संकल्पों को जो हमारे 3 पुरोधा थे उन्होंने लेके चला और आज उन्हीं संकल्पों को लेकर राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जहां हमारे 18 करोड़ कार्यकर्ता हमारे आज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता का मान सम्मान किया जाता है। कार्यकर्ता अपनी क्षमताओं से, निष्ठा से, ईमानदारी से काम करता है और कार्यकर्ता अपने उच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम राष्ट्र नीति और राजनीति दोनों को साथ लेके चलते हैं और एक हमारा सामान्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पद तक पहुंचता है। और जहां तक रही राष्ट्र निर्माण की बात,
भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जो हमारी राज्यों में सरकार थी जहां डबल इंजन की सरकार थी, वहां उन योजनाओं को मुख्यमंत्रियों ने धरातल तक पहुंचाने का काम किया। ये 2 साल आपने देखे होंगे, कोविड के बहुत बड़ी महामारी थी, 100 साल में ऐसी महामारी आई, उसमें भी राष्ट्र मजबूती के साथ खड़ा रहा और हमारी इस भारत की धरती पर ही हमने वैक्सीन का निर्माण कराया और 180 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेशन डोज देने का काम किया। यह एक मजबूत सरकार है, इसने राष्ट्र हित में निर्णय लेने से कभी नहीं चूकी, चाहे वो अनुच्छेद 370 हटाना हो, चाहे अनुच्छेद 35A हटाना हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात हो, उनका 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित करने की बात हो, चाहे जो गरीब वंचित वर्ग है 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना इस कोरोना काल में, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही थी जिसने ये सब काम किया। हमने भारत में किसी को सोने नहीं दिया। हमारा जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ लेते हुए, विकास करते हुए, सबका विश्वास प्राप्त करते हुए, सबके प्रयासों से राष्ट्र का निर्माण करना। और आज हमको गर्व होता है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा कार्यकर्ता सतत निरंतर राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण में लगा रहता है। आपने देखा होगा जो आज भारत है वो मजबूत भारत है। पहले आपने देखा होगा 5 दशकों से ज्यादा परिवारवाद की सरकारें रही हैं। परिवारवाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो परिवारवाद की जो राजनीति करते आए, इन्होंने सिर्फ देश को नुकसान ही पहुंचाया है और परिवार के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस परिवारवाद को खत्म किया और एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने अपने मान सम्मान के साथ उसको राष्ट्र निर्माण में जोड़ा। आप देखिए, सच्चा लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। परिवारवाद जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आपकी सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे डीएमके, एआईडीएमके, एनसीपी, सारी परिवार की पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने परिवार के हितों की सोचती हैं, देश हित की कोई बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी पहली बार राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिकाओं को निभा रही है और हर कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता राष्ट्र को किस तरह से सुरक्षा दी जा सके, राष्ट्र का कैसे विकास हो, हमारी महिलाएं कैसे सुरक्षित हो, विकास कैसे हो, चाहे वो आधारभूत ढांचे का विकास हो, चाहे वो विभिन्न योजनाओं हो। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घर से लेकर शौचालय तक दिए, उन्होंने आयुष्मान भारत के साथ साथ उज्ज्वला योजना चलिए, बहुत सारी योजनाएं आपकी हैं, उन पर हम विस्तार से आगे भी गरीब बातचीत करेंगे। अभी आप राजेंद्र मेघवाल जी से हम जवाब ले लेते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, और हमने कभी किसी योजना में जो भी हमारा काम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी काम किया राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए किया। किसी भी योजना में हमने पक्षपात नहीं किया, कोई तुष्टीकरण की नीति को हमने लागू नहीं किया, कोई तुष्टीकरण की आशंका को हमने समाप्त कर दिया और हर लाभार्थी जो भी गरीब वंचित था उसको वो लाभ मिला। और आज आप देख रहे हैं, चाहे 2014 की हमारी सरकार बनी हो, 2019 में, 2017 में, 2022 में भी 4 राज्यों में सरकार आई, तो जनता ने ये सब चीजों को देखते हुए भरपूर आशीर्वाद दिया और उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को सुरक्षित रख सकती है, जिसका आज विदेशों में बोलबाला है। आज विदेश में चाहे यूरोप हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रशिया हो, वो आज हमारी इंपॉर्टेंस को जानता है। चाइना भी हमसे आज डरता है, कहीं ना कहीं खौफ खाता है। तो ये सब तमाम बातें तभी विकसित हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चलिए ठीक है सर, अब राजेंद्र मेघवाल जी को मैं ला रहा हूं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटो रहता है। ठीक है, चलिए अब राजेंद्र जी को हम ला रहे हैं। राजेंद्र जी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये युग अब चला गया, मोदी युग चल रहा है। बीजेपी भी कहती है मोदी युग है और आप भी कहते हैं कि अब बीजेपी बदली हुई पार्टी है। ये बदलाव क्या है पार्टी के अंदर, आप क्या देख रहे हैं? देखिए,
बदलाव सिर्फ यही है कि पुरानी भाजपा पूंजीवाद के आगे इतना नतमस्तक नहीं थी और ये जो मोदी जी की भाजपा है, नई भाजपा है जो, ये पूरी की पूरी पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमें समझने की जरूरत है। अटल जी के दौर में जब भी भाजपा रही तो भाजपा ने कभी भी पूंजीपतियों के सामने या कॉर्पोरेट के सामने इतने घुटने नहीं टेके। आज मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊंगा, इस वक्त इस सरकार ने 1947 से लेकर 2014 तक जितना विदेशी कर्ज नहीं लिया था उससे अधिक कर्ज ये लोग 7 साल में ले चुके हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सस्ते क्रूड के अंदर 8 साल के अंदर इस सरकार को लगभग 26 लाख करोड़ से अधिक की आय हुई, लेकिन उसका फायदा कभी भी आम जन को नहीं दिया। तो आज यहां इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारे जो पुराने नेहरू जी के समय से जो हमारे राष्ट्रीय संसाधन बनाए गए थे या जो हमारे पीएसयूज बनाए गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो बनाए गए, राष्ट्रीय संसाधन बनाए गए, जो नए नए उपक्रम बनाए गए थे उस वक्त के दौर में, उन सारे उपक्रमों को बेचने की पूरी तैयारी हो चुकी है या बेच दिया गया है। तो यहां ये बेसिक डिफरेंस समझने की जरूरत है। और मैं आपको यहां बेसिक बात बताना चाहता हूं कि भारत ने पहली बार चाइना के साथ बिना लड़ाई के अपनी हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना के हवाले कर दी। और ये मेरा दावा नहीं है। एक मिनट सुनिए, देखिए आप शैलेंद्र जी, आप पहला राउंड कंप्लीट होने दीजिए। शैलेंद्र जी प्लीज, शैलेंद्र जी पहला राउंड कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप लंबा बोले, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। अब राजेंद्र जी बोलेंगे, प्लीज मैं लौटूंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। शैलेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपनी बारी पर जवाब दीजिएगा। मैं मना नहीं कर रहा, आपसे काउंटर करिएगा, लेकिन अभी नहीं। 26 लाख करोड़। राजेंद्र जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, आगे बढ़ाइए प्लीज। शैलेंद्र जी मुझे मजबूर मत करिए ऑडियो डाउन करने पर सर। मेरी आवाज बंद कर दीजिए, इन्हीं को बोलने दीजिए। नहीं आप बोलिए सर। राजेंद्र जी आपका मौका है अभी, आप बोलिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा मैं। शैलेंद्र जी थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। मैं बोल रहा हूं ना सर, ये बीच में बोल रहे हैं। आप बोलिए सर, आप बोलिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जिस बिसात पे ये खड़े हैं, इस बिसात पे इनकी कांग्रेस पार्टी के सामने कोई हैसियत नहीं है। मैं आपको बता दूं, देश के नवनिर्माण से लेकर, आजादी से लेकर नवनिर्माण तक इनका एक कौड़ी भर का, रत्ती भर का योगदान नहीं है। और सिर्फ जो 8 सालों के अंदर इस देश की बिकवाली हुई है, उसके अंदर चाहे एयर इंडिया हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे हमारे प्रतिष्ठान हो, चाहे रक्षा क्षेत्र के अंदर भी 100% की जो इन्होंने कर दी, मतलब एफडीआई। तो आज आप इस चीज को देखिए, देश के संसाधन बिक गए, देश पूरा कर्ज के बोझ में डूब गया। और ये किस भारत की बात करते हैं? इस पूरे देश को इन्होंने विदेशी कर्जदाताओं के आगे मतलब बेच के रख दिया है। तो तब आपका जब कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा, आज हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के अंदर जीडीपी का 95% कर्ज हो गया, तो वो भी आज देश बुरी हालत में है। हमारे देश में भी वो स्थिति आने वाली है मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से। अब मैं परिवारवाद के ऊपर इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। ये परिवारवाद की बात करते हैं, इनको मोदी जी को या भाजपा को या आरएसएस को परिवारवाद से दिक्कत नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार से दिक्कत है। क्योंकि पूरे देश के अंदर राहुल गांधी एक अकेले नेता है जो मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। मैं अगर आप समय दें तो मैं राजस्थान से शुरू करूंगा। निहाल चंद गंगानगर से सांसद, राहुल कसवा चूरू से सांसद, दुष्यंत झालावाड़ से 12 से सांसद, रंजीता कोहली भरतपुर और बयाना से सांसद। आप पहले अध्यक्ष को बना लीजिए, पहले आप अध्यक्ष को बना लीजिए। सर मैं माफी के साथ अपील कर रहा हूं, ये नहीं चलेगा प्लीज सर। अपना अध्यक्ष नहीं बना मेरी डिबेट में ऐसा मत करिए, ये गलत तरीका सर। मेरी डिबेट में ऐसा मत करिए प्लीज। शैलेंद्र जी मुझे मजबूर मत करिए ऑडियो डाउन करने के लिए, थोड़ा सा रुक जाइए। आपको पूरा मैंने मौका दिया, आप 3-4 मिनट लगातार बोले हैं, अब थोड़ा राजेंद्र जी को मौका दीजिए ना। मैं आऊंगा आपके पास, बहुत समय अभी हमारे पास, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। शैलेंद्र जी मैं अपील कर रहा हूं आपसे। सिंधिया, वरुण गांधी, मेनका गांधी, पंकज सिंह, पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस, पीयूष पांडे, प्रीतमा मुंडे, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, जतिन प्रसाद, रीटा बहुगुणा जोशी, राघवेंद्र येदुरप्पा, राजवीर सिंह, पूनम महाजन, अभिषेक सिंह, रमन सिंह के बेटे, यशोधरा राजे, सिद्धार्थनाथ सिंह, नरपत सिंह राजवी, ये किसके परिवार से आते हैं साहब? भाजपा वाले किस मुंह से ये परिवारवाद की बात करते हैं? इनकी की पूरी भाजपा के अंदर परिवारवाद के सांसद के लोग बने बैठे हुए, इनको ये बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। गांधी नेहरू परिवार का इस देश के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है कि उन्होंने अपनी शहादत दी, उस शहादत को
दो प्रधानमंत्री हमारे शहादत शहीद हो गए, चाहे राजीव गांधी जी की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात हो, उनके सीने में कितनी गोलियां लगी। नेहरू जी ने इस देश का निर्माण किया, आजादी से पहले 9 साल से अधिक समय तक वो जेलों में रहे। इनका एक आदमी जेल में रहा हो तो बताइए। इनके अटल जी तो उस वक्त के जो स्वतंत्र सेनानी थे उनकी मुखबरी करके छूट के आए थे, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी उनको इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम एक मुखबरी करके या स्वतंत्र सेनानियों के खिलाफ गवाही देके सांसद बने हो। तो ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर ये बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस देश को नफरत के ऊपर बांटने की बात करते हैं और परिवारवाद की बात करते से पहले इनको अपने भाजपा के अंदर आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। और देश इस वक्त किस दौर में जा रहा है, देश को आज देश का आम आदमी, आज गरीबी किस 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, 84% आबादी की आय घट गई और हमने जीडीपी का कितना परसेंट कर्ज ले लिया। आप इनसे सवाल पूछिए, इनसे पूछिए कि देश ने अब तक कितना कर्ज लिया है मोदी जी के शासन में। इस चीज के ऊपर जवाब देंगे तब हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा जितने भी अनर्गल बात करना, श्रेष्ठ भारत, ये भारत, अरे भाई राष्ट्रवाद की परिभाषा आप हमें क्या सिखाएंगे? आप लोगों ने तो अंग्रेजों की गुलामी करी थी, अंग्रेजों के चाटुकार थे, अंग्रेजों का मतलब लिखित माफीनामे देने वाले लोग, जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले लोग, ये आज बैठ के राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज मतलब आज भाजपा का स्थापना दिवस है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन भैरव सिंह शेखावत जो राजस्थान के कद्दावर नेता है और भाजपा को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, प्रधानमंत्री ने उनका नाम तक नहीं लिया, तो ये राजस्थान का अपमान नहीं है क्या? भाजपा के अंदर जो करोड़ों लोग हैं उनका भी अपमान है। भैरव सिंह शेखावत का नाम इन्होंने क्यों नहीं लिया? इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप की बात करते हैं, दूसरे देशों दूसरे पार्टी के लोगों की बात करते हैं, खुद ये अपने बारे में बताएं। भैरव सिंह शेखावत का नाम क्यों नहीं लिया? ये शैलेंद्र जी बताएंगे आज। ठीक है, चलिए ठीक है, आप अब सवाल ले लीजिए शैलेंद्र जी। एक मिनट सब सवाल तो ले लीजिए, जवाब दूंगा। शैलेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा राजेंद्र जी की बात कर, लेकिन मेरा सवाल तो ले लीजिए। सवाल यह है कि जहां पर आप सबसे पहले, जिस राज्य में आप सबसे पहले सत्ता में आए थे, आज उसी राज्य में सत्ता से बाहर हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको पहले राजेंद्र जी की जो बात है उसका जवाब दे देता हूं। ये जो कह रहे हैं कि नेहरू और गांधी फैमिली ने, आपको इतिहास का अगर पता हो तो कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वो एक अंग्रेज एओ ह्यूम ने की थी, और उस कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ये था कि जो उस समय बवाल आ गया था, जो एक क्रांतिकारी लोग इकट्ठे खड़े हो गए थे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर जी। और फिर बात सुनो, तो वो गांधी जी का अब आप सुनने की आदत डालिए। सुनिए, गांधी जी ने कहा था जब भारत आजाद हो गया तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस की अब आवश्यकता नहीं है। ये जबरदस्ती कांग्रेस को ढोते रहे क्योंकि उनको परिवारवाद, ये परिवार को ही, इनको कांग्रेस जो है वो एक परिवारवाद तक सिमट के रह गई है। आज आपको बताऊं, आज जनता ने इनको नकार दिया है। आज जनता ने परिवार, अब आप बताइए राजेंद्र जी, अब आप सुनने की आदत डालिए, सुनिए, अब आप सुनिए। परिवारवाद को नकार दिया है भारत की जनता ने, परिवारवाद को नकार दिया है, इसीलिए आज आप पूरे राजस्थान हिंदुस्तान से खत्म हो गए। आज आप हिंदुस्तान से बाहर हो गए हैं। आज राजस्थान ही छोड़िए, अब आप हिंदुस्तान से बाहर हो गए। ये अब आप इनसे या तो ये बहस कर ले या मैं बहस कर लूं। नहीं, आप बोलिए राजेंद्र जी, थोड़ा सा रुक जाइए, आऊंगा आपके पास। डालिए, जब आपके महात्मा गांधी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत महान नेता थे, भारत के राष्ट्रपिता थे, उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस को इन्होंने घसीटा परिवारवाद में। मेरी बात सुनिए, आज मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज, हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए सर, बोलिए शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आज ये कांग्रेस पार्टी को, परिवारवाद को हिंदुस्तान की जनता ने बाहर कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, इसको क्या मानेंगे ये? आज आप 3 साल से अपना कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना पाए, क्या बात करते हैं आप? ये मैं बता रहा हूं, आज आपकी कांग्रेस पार्टी 2 राज्यों में रह गई है और आने वाले 2023 में राजस्थान से भी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। आपने क्या किया? आज राजस्थान की हालत देख लीजिए, दलित अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बालिकाओं के रेप हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, युवा सड़कों पे भटक रहा है, और
आप बताइए क्या कानून। चलिए बहुत जल्दी से इस लिस्ट का जवाब भी दीजिए शैलेंद्र जी। राजेंद्र जी जो लिस्ट दिखा रहे हैं परिवारवाद की, उसका जवाब भी दे दीजिए बहुत जल्दी से, कम शब्दों में। का माहौल खराब कर रहे हैं आप। पीएफआई आप एक संरक्षण दे रहे हैं आतंकवादी संगठनों को, पीएफआई को आप संरक्षण दे रहे हैं, एक तुष्टीकरण कर रहे हैं। जो 50 साल से कांग्रेस जो एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण करती आई थी, ठीक है, हो गया सर, आगे बढ़िए अब इससे। आज ये कांग्रेस और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए सर, जहां पर सबसे पहले सरकार बनाई वही सत्ता से बाहर क्यों है? बाहर नहीं निकल सकता, हिंदू त्योहार नहीं मना सकता, आप पत्थरबाजी करवा दो, उसको सरकार संरक्षण दे। परिवारवाद की ये डेफिनेशन है। आपके विधायक विधानसभा में खड़े होके कहते हैं हम तो गुलामी करेंगे परिवार की। आज ये कह रहे हैं हम कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की हम गुलामी करेंगे। तो ये तो गुलाम वाले बातें करते हैं जो आजादी से पहले की मानसिकता वाले लोग हैं। तो इन्होंने भारत को क्या संभाला? लोकतंत्र को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है परिवारवाद ने। ठीक है, चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद सीधा राजेंद्र जी आपके पास आऊंगा।